हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देखिए, ऑडिट का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना। यहाँ पे और कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, और उसके ऊपर अपना व्यू एक्सप्रेस करना, ओपिनियन देना उसके ऊपर। देखिए, जब हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें दो चीज़ याद रखनी है और दो चीज़ चेक करनी है। एक तो सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किस एंटिटी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है और किस एंटिटी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए, सेक्शन 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी कंपनी के ऊपर, एक सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर वो कॉस्ट ऑडिट लगा सकती है। अब यहाँ पे 148 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि क्लास ऑफ कंपनीज जो कि एंगेज्ड है प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सच सर्विस, उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगा सकती है। यहाँ पे अब मेन बात आती है कि प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सच सर्विस, सॉरी, प्रोवाइडिंग ऑफ सच सर्विस। यहाँ पे गुड्स और सर्विस क्या है? देखिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 के अंदर कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट, कंपनीज की लिस्ट बना रखी है। इसके अंदर उन्होंने ये डिफाइन करा कि अगर आप ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो और ये चीज़ें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इन चीज़ों में, तो देन आपको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि आपको उस लिस्ट में फॉल करना है। अगर आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्शन उस लिस्ट में फॉल कर रही है, देन आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन आपको ऑडिट किस चीज़ का कराना है? यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट, जो कि हम जैसे पढ़ते थे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे ही इन तीनों चीज़ों का आपको अदर आइटम ऑफ कॉस्ट, जो कि मेन रिलेटेड है प्रोडक्शन से या फिर सर्विस से, देन उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड करना है। देन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के ऊपर ऑडिट तभी लगा पाएगी अगर कोई भी कंपनीज जो कि स्पेशल एक्ट से रन करी जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगाना है तो उनसे सबसे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी वो रेगुलेटरी बॉडी पे लगा सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे सभी बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से गवर्न होते हैं और उसको हेड करता है आरबीआई। तो अगर बैंकिंग एक्ट के ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगाना है बैंकिंग बैंक्स के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लगाना है जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 से रन करती है, उसके लिए आईआरडीएआई से सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, उसके लिए भी आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कंसल्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। वैसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 को डिस्कस करेंगे। ये रूल 3 में डिफाइन है, ये लिस्ट, किस लिस्ट कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विस है जिसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगता है। फॉर एग्जांपल, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक रेगुलेटेड सेक्टर, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर का मतलब ये कि डिफरेंट एक्ट से ये रन होते हैं। फॉर एग्जांपल, टेलीकम्युनिकेशन जो कि ट्राई रन करती है, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर इंडस्ट्री, एक्सेट्रा। सिमिलरली, यहाँ पे मशीन एंड मैकेनिकल अप्लायंस यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस एंड एटोमेटिक एटॉमिक एनर्जी, turbojets, arms and ammunition, explosives, radar apparatus। सिमिलरली बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं रूल्स रूल्स के साथ। देखिए, सेक्शन 148(1) में क्लास ऑफ कंपनी की बात करी हुई है, तो वो लिस्ट हमने एक बार देख ली, उसकी एक झलक, बाकी रेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद सेक्शन 148(2) मैंडेटरी ऑफ कॉस्ट ऑडिट की बात करता है। इसके अंदर ये बोला गया कि अगर कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 148(1) के लिस्ट में फॉल कर जाती है, प्लस उसका नेट वर्थ जो कि कंपनीज रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो नेट वर्थ और टर्नओवर वहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती है, यानी देखिए, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट,
आप वो प्रोडक्ट और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इस लिस्ट में फॉल करती है, जो कि लिस्ट 148(1) में बात की गई है और रूल 3 में वो दी गई है। वो लिस्ट 148(1) में सबसे पहले बात की गई है कि ये कंपनीज है। फिर 148(1) के सपोर्ट में रूल 3 में लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट के अंदर आप फॉल करते हैं। प्लस फिर एक रूल और है, उसके अंदर सारे टर्नओवर और नेटवर्थ की बात करी गई। इन दोनों कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर जाते हो, यानी आप 148(1) के अंदर फॉल कर जाते हो, प्लस आपका टर्नओवर या नेटवर्थ एक्सीड कर जाता है जो लिमिट रूल्स में दी गई है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन आपको 148(2) में कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अब आते हैं 148(3). 148(3) बात करता है कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है। तो सिंपल है, ये हमारा फील्ड है कॉस्ट अकाउंटेंट, जो कि प्रैक्टिस में है। यहाँ पे जॉब वाले नहीं कर सकते, जो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है वही कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। 148(4) क्या कहता है, 144(8) का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जो ऑडिट होगा कॉस्ट ऑडिट, ये सेक्शन 143 के अलावा होगा। यानी सेक्शन 143 में जो ऑडिट होते हैं वो उसके अलावा ये ऑडिट आपको अलग से कराना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेक्शन 143 के अंदर कौन सा ऑडिट आता है। सेक्शन 143 के अंदर नॉर्मली आते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। वैसे सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 148(4) ये कहना चाहता है कि फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा कॉस्ट ऑडिट अलग से आपको कराना है। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की बात करता है। और वो ये भी कहता है कि कंपनी को असिस्टेंस और सपोर्ट देना है कॉस्ट ऑडिटर को जब वो ऑडिट कर रहा होगा। प्लस में ये भी कहता है कि जो ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड का कॉस्ट अकाउंटेंट ने किया उसको सबमिट करना है रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को। यानी सिंपल 148(5) ये कहता है कि आप क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट एंड ड्यूटी बताता है कॉस्ट ऑडिटर के, एंड उसको ये इस सबसेक्शन के अंदर में कॉस्ट अकाउंटेंट को बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। देन 148(6) में विद इन 30 डेज जब कॉस्ट अकाउंटेंट बोर्ड को रिपोर्ट दे देगा, उसके विद इन 30 डेज में वो रिपोर्ट कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है विद इन एनी, अगर उस विद इन एक्सप्लेनेशन के विद एक्सप्लेनेशन के साथ, रिजर्वेशन के साथ, इफ एनी। 148(7) के बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, अगर उसको लगता है कि और कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी से मांग सकता है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट देके। 148 का सबसेक्शन 8 डिफ़ॉल्ट में बात करता है कि अगर कॉस्ट ऑडिटर या कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया ऑडिट के टाइम में या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने में या फिर ऑडिट में, देन उसको कंपनी एंड उसके ऑफिसर को 147 के सबसेक्शन 1 में जो प्रेस्क्राइब्ड होगा उस मैनर में उसको डिफॉल्ट सज़ा मिलेगी, पनिशेबल होगा वो। और अगर कॉस्ट ऑडिटर ने डिफ़ॉल्ट करा है तो 147 के सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 5 तक जो प्रेस्क्राइब्ड होगा उसके अंदर उसको सज़ा मिलेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 को कवर करने वाले हैं, और ये दोनों कंबाइंड होके सीएमए फाइनल में 15 मार्क्स के आते हैं। तो आइए एक फास्ट रिकैप करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कवर करे। सबसे पहले हमने कवर किया कि अगर आपको कॉस्ट ऑडिट का पता लगाना है कि इसकी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। एक सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 8 तक, एंड आपको पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। देन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कंपनी पे या फिर आपकी क्लाइंट वाली कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 में क्लास ऑफ कंपनी की, किस क्लास ऑफ कंपनी पर ऑडिट एप्लीकेबल है। देन हमने पढ़ा मैंडेटरी ऑफ कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है, ये कब एप्लीकेबल है जब क्लास ऑफ कंपनी फॉल करते हैं, प्लस आप फॉल कर जाते हैं टर्नओवर आपका और या नेटवर्थ आपकी
एक्सीड कर जाती है प्रिस्क्राइब लिमिट को, जो कि रूल्स में डिफाइंड है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फिर हमने 148.3 में पढ़ा कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। 148.4 ने बोला कि ये जो ऑडिट होगा अदर देन फाइनेंशियल ऑडिट होगा। 148.5 ने कहा कि क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट एंड ड्यूटीज कॉस्ट ऑडिटर के क्या हैं, प्लस ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट करना है बोर्ड को। देन बोर्ड को जब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी उसके विदिन 30 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है कंपनी को। देन आपको अगर 148.7 में सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकती है कंपनी से अगर उसको रिक्वायरमेंट लगती है तो। और 148 में पेनल्टी और पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट की बात करी गई है कि अगर कंपनी या उसके ऑफिसर या फिर कॉस्ट ऑडिटर ने डिफॉल्ट किया तो उनको क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 147 में, जो कि अभी डिफाइन नहीं है कि एग्जैक्टली क्या पेनल्टी, वो जस्ट प्रिस्क्राइब्ड है।